नमस्कार मित्रों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति। पराक्रम में लिखित अधिनियम के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है दोस्तों। 3 प्रैक्टिस सेट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। माफ़ी चाहता हूं मैं, उसमें वीडियो की क्वालिटी थोड़ी वीक आ रही है, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। इस वैसे ही अब धीरे धीरे मैं इसमें टेक्निकल तौर पे कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 60 है अपना। किसी पराक्रम में लिखित के धारक के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि ऑप्शन ए वह उसका सम्यक धारक है, ऑप्शन बी वह सम्यक धारक का अभिकर्ता है, ऑप्शन सी वह सम्यक धारक का वाहक है, ऑप्शन डी वह सम्यक धारक का प्रस्तुत करता है। आंसर दीजिए दोस्तों इसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका सही आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह उसका सम्यक धारक है। किसी पराक्रम लिखित के धारक के बारे में हमेशा यह उपधारणा की जाएगी कि वह उसका सम्यक अनुक्रम धारक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। किसी चेक को क्रॉस किया जा सकता है। ऑप्शन ए पेज अकाउंट ओनली लिखकर, ऑप्शन बी एंड कंपनी लिखकर, ऑप्शन सी नॉट नेगोशिएबल लिखकर, ऑप्शन डी उसका एक कोना काटकर। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चूज़ कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन अधूरा है। इसके सही आंसर हैं ए, बी और सी। इसमें से गलत आंसर है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अपनों से कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब चेक को क्रॉस 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो धारा 123 में साधारणतः क्रॉस करना और धारा 124 में विशेषतः क्रॉस करना। साधारणतः क्रॉस करना उसे इस प्रकार से किया जाएगा कि उस चेक के मुख भाग पर, कहाँ पर दोस्तों, जैसे कि ये अपना चेक है, ये चेक है, तो उसके मुख भाग पर उसके मुख भाग को काटते हुए ऐसे 2 पैरेलल लाइनें खींच दी गई हैं, तो ये क्रॉस किया हुआ समझा जाएगा साधारणतः। या इसके बीच में एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल या पेज अकाउंट ओनली लिखकर भी इसे नेगोशिएबल क्रॉस किया जा सकता है। और जहाँ इसके बीच में किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो वह विशेषतः क्रॉस किया गया समझा जाएगा। साधारणतः क्रॉस किया गया चेक का भुगतान किसी भी बैंक अकाउंट में किया जा सकता है और विशेषतः क्रॉस किए हुए चेक का भुगतान उसी अकाउंट में किया जा सकता है जिसके पक्ष में वह विशेषतः क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 62। जहां चेक साधारणतः क्रॉस किया हुआ है वहां वह बैंकर जिस पर वह लिखा हुआ है उसका संदाय। साधारणतः क्रॉस किया हुआ चेक किसको संदाय किया जाएगा। ऑप्शन ए किसी बैंकर को कर सकेगा, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति को कर सकेगा, ऑप्शन सी किसी भी वाहक को कर सकेगा, ऑप्शन डी किसी को नहीं कर सकेगा। तो इसका सही आंसर है, अभी अपनों ने देखा कि साधारणतः क्रॉस किया हुआ चेक सिर्फ किसी बैंकर को किया जा सकेगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी बैंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। किसी विदेशी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के रचयिता या लेखीवाल का दायित्व उस स्थान की विधि से विनियमित होगा। ऑप्शन ए जहां वह लिखत रची गई है, ऑप्शन बी जहां वह लिखत प्रदत्त की गई थी, ऑप्शन सी जहां वह लिखत पोस्ट की गई थी, ऑप्शन डी जहां वह लिखत प्राप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहां वह लिखत रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64।
जहाँ कोई विनिमय पत्र एक स्थान पर लिखा जाता है उसका संदाय दूसरे स्थान पर किया जाता है। जहाँ कोई विनिमय पत्र एक स्थान पर लिखा जाता है उसका संदाय दूसरे स्थान पर होना है और वह तीसरे स्थान पर जमा करा दिया जाता है, वहाँ ऐसी स्थिति में वाद लाया जा सकेगा। ऑप्शन ए, उस स्थान पर जहाँ वह लिखा गया है। ऑप्शन बी, उस स्थान पर जहाँ उसका संदाय होना है। ऑप्शन सी, उस स्थान पर जहाँ वह जमा कराया गया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर। तो न्यायालय की क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन की बात इसमें की गई है, तो उपरोक्त में से सभी स्थानों पर वाद लाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र एवं चेक संबंधी विदेशी विधि के बारे में यह अवधारणा की जाएगी कि वह ऑप्शन ए भारत जैसी है, ऑप्शन बी भारत से भिन्न है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह भारत जैसी है, यह अवधारणा की जाएगी विदेशी विधि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोई चेक अनादृत हो सकता है, डिसऑनर कब हो सकता है? ऑप्शन ए, बैंक खाते में अपर्याप्त धन होने पर। ऑप्शन बी, पहले से ही काटे गए चेक के भुगतान के कारण बैंक खाते में अपर्याप्त धन राशि बचने पर। ऑप्शन सी, काटे गए चेक से कम राशि होने पर। ऑप्शन डी, बैंक प्रबंधक की इच्छा पर। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो चेक का डिसऑनर ए बी सी तीनों दशाओं जो वर्णित की गई इनमें हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन डी है कि बैंक प्रबंधक की इच्छा पर चेक का डिसऑनर हो सकता है, ये सही नहीं है। इसलिए 66 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक प्रबंधक की इच्छा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, चेक अनादरण के मामले में चेक को बैंक में प्रस्तुत करना होता है चेक जारी किए जाने की तारीख से। ऑप्शन ए 3 माह के भीतर, ऑप्शन बी 6 माह के भीतर, ऑप्शन सी 9 माह के भीतर, ऑप्शन डी 12 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 माह के भीतर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक अनादरण के मामले में बैंक में चेक प्रस्तुत करने की जो तिथि है वह 3 माह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कहीं भी वर्णित नहीं है। वहाँ धारा 138 में 6 माह की उसकी वैधता या कोई अन्य आदेश जारी करने पर जो तारीख हो, जो दोनों में से जो भी कम हो वह तिथि मतलब उसकी मानी जाएगी चेक के प्रस्तुत करने की। तो आरबीआई ने 3 माह डेट निश्चित कर रखी है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, चेक अनादृत होकर आ जाने पर उसके धारक अथवा आदाता द्वारा चेक जारी करने वाले व्यक्ति से चेक की राशि के संदाय की मांग अनादर की सूचना मिलने की तारीख से किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए 90 दिन के भीतर, ऑप्शन बी 60 दिन के भीतर, ऑप्शन सी 30 दिन के भीतर, ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर। तो इसका सही आंसर है 30 दिन के भीतर। जैसे ही चेक डिसऑनर होता है उस तारीख से संदाय की मांग की सूचना, ठीक है, 30 दिन के भीतर भीतर जिसने चेक का आदाता है, जिसने चेक लिखा था, उसे उसकी सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। तो 30 दिन है इसकी लिमिटेशन। 69 है, चेक की राशि के भुगतान के लिए अवधि दिया जाना आवश्यक है। 45 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 20 डेज, ऑप्शन डी 15 डेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 दिन। ठीक है दोस्तों, जब भी चेक जारी किया जाता है और वह डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर की सूचना चेक के डिसऑनर होने की तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर उस चेक के दाता को या चेक के लेखीवाल को जिसने चेक जारी किया था उसे देनी 30 दिन के भीतर आवश्यक है। और उसके बाद उसे जिसने चेक जारी किया था उसे 15 दिन का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। कितना? 15 दिन का। वह 15 दिन के अंदर अंदर चेक के आदाता को उसका भुगतान कर देता है तो कोई कोज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। और अगर वो 15 दिन बीत जाते हैं और सूचना के बाद भी वह उसका भुगतान नहीं करता है चेक की पेमेंट का, तो 16वें दिन से
कोज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। कौन से दिन से? 16वें दिन से कोज ऑफ एक्शन वाद हेतुक उत्पन्न हो जाता है और 1 माह तक ये वाद हेतुक बना रहता है दोस्तों। कितने? 1 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक अनादर के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डिसऑनर ऑफ चेक के लिए दोषी ठहराया जाता तो उसे कितने अवधि की सजा दी जा सकती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष तक की अवधि का कारावास, ऑप्शन बी 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास, ऑप्शन डी 6 माह तक की अवधि का कारावास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, चेक अनादर के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 5,000 रुपये तक, ऑप्शन बी 10,000 रुपये तक, ऑप्शन सी 15,000 रुपये तक, ऑप्शन डी चेक की राशि के दुगने तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेक की राशि के दुगने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंबिका वैश्य बनाम स्टेट ऑफ असम AIR 2009 NOC 128 गुवाहाटी के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि मामले में अधिक दंड दिया जाना वांछनीय है तो वह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऑप्शन ए भेजा जा सकता है, ऑप्शन बी नहीं भेजा जा सकता है, ऑप्शन सी सेशन न्यायालय की अनुमति से भेजा जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नहीं भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, चेक अनादर के मामले में राजीनामा ऑप्शन ए किया जा सकता है, ऑप्शन बी नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी सेशन न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 147 में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में दंडनीय प्रत्येक अपराध का राजीनामा योग्य होगा। ठीक है, इसलिए इन अपराधों में समझौता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मनीष बजाज में माजा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड AIR 2009 NOC 136 मध्य प्रदेश के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि चेक का अनादर माना जाएगा। चेक का अनादर ऑप्शन ए बैंक में भुगतान रुकवा दिए जाने पर, ऑप्शन बी बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने पर, ऑप्शन सी चेक गलत भर दिए जाने पर, ऑप्शन डी चेक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर। तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक में भुगतान रुकवा दिए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, धारा 139 के अंतर्गत धारक के पक्ष में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने चेक ऑप्शन ए अपने स्वयं के ऋण के लिए प्राप्त किया है, ऑप्शन बी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए ऋण स्वरूप प्राप्त किया है, ऑप्शन सी किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान स्वरूप प्राप्त किया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान स्वरूप प्राप्त किया है। 76 है, किसी कंपनी द्वारा अपराध किए जाने पर अभियोजन चलाया जा सकेगा। ऑप्शन ए संचालक मंडल के विरुद्ध, ऑप्शन बी अंशधारकों के विरुद्ध, ऑप्शन सी हितधारियों के विरुद्ध, ऑप्शन डी कंपनी के प्रभारी अथवा कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंपनी के प्रभारी अथवा कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कंपनी के संचालक, प्रबंधक एवं सचिव के विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकेगा यदि अपराध कारित किया गया है उनकी ऑप्शन ए सहमति से, ऑप्शन बी उनकी मौनानुकूलता से, ऑप्शन सी उनकी लापरवाही से, ऑप्शन डी उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सेवानिवृत्ति के पश्चात, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात किए गए कार्य के लिए उन पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकेगा। ऑप्शन ए धारक द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, ऑप्शन बी धारक द्वारा मौखिक परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, ऑप्शन सी धारक द्वारा FIR दर्ज कराए जाने पर, ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का अनुसार।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारक द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत किया जाने पर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 142 में बताया गया है कि किसी भी अपराध का संज्ञान इस अधिनियम के तहत लिखित परिवाद पर ही करेगा। ठीक है, अभियोजन के लिखित परिवाद, परिवादी के लिखित परिवाद पर ही किया जाएगा। ठीक है, और प्रक्रिया संक्षिप्त विचारण द्वारा उस मामले का विचारण किया जाएगा और समस्त साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मामले का संज्ञान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से अनिम्न पंक्ति के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मामले का निपटारा 6 माह परिवाद प्रस्तुत किए जाने से 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ याद रखने के बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अवधि निर्धारित है वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 6 माह के भीतर, ऑप्शन सी 3 माह के भीतर, ऑप्शन डी 1 माह के भीतर। तो वाद कारण जब चेक के लेखीवाल को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है, अगर वो 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है तो 16वें दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, वाद कारण उत्पन्न हो जाएगा। तब से लेकर 1 माह के भीतर भीतर जिस चेक के धारक को वाद प्रस्तुत करना है। तो वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात 1 माह के भीतर भीतर वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये लिमिटेशन पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 80 है, चेक अनादरण के मामलों का विचारण किया जा सकेगा। ऑप्शन ए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी लंबी प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी नियमित प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न क्रमांक 81 है, चेक अनादर के मामलों में परिवाद का विचारण समाप्त किया जाएगा ऐसे परिवाद के दाखिल होने की तारीख से। ऑप्शन ए 2 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन सी 6 माह के भीतर, ऑप्शन डी 3 माह के भीतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 144 के अंतर्गत समन की तामील की जा सकेगी। ऑप्शन ए स्वयं अभियुक्त को देकर, ऑप्शन बी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, ऑप्शन सी कोरियर सेवा द्वारा, ऑप्शन डी पड़ोसी को देकर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो धारा 144 में समन की तामील सेशन न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या स्वयं अभियुक्त को देकर या कुरियर सेवा द्वारा समन की तामील की जा सकती है, लेकिन उसमें पड़ोसी को देकर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है इसका, इसलिए ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अधिनियम की धारा 147 में प्रावधान किया गया है कि अपराध ऑप्शन ए शमनीय होगा, ऑप्शन बी शमनीय नहीं होगा, ऑप्शन सी न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शमनीय होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन है कि सीआरपीसी में शमनीय अपराधों के बारे में वर्णन किस सेक्शन में किया गया है? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए, इसका सही आंसर है धारा 320। धारा 320 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में शमनीय अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है, जहां पर न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय की अनुमति के बिना 2 सारणियाँ बताई गई हैं, उनमें वर्णित अपराधों का समझौता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम देन है ऑप्शन ए रोमन विधि की, ऑप्शन बी लैटिन विधि की, ऑप्शन सी आंग्ल विधि की, ऑप्शन डी फ्रेंच विधि की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंग्ल विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 में कुल धाराएं हैं। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 167 167। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इन चारों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर है 148। वर्तमान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 148 धाराएं हैं। 2018 के अमेंडमेंट से एक धारा और जोड़ दी गई है, जिसमें अपील में अंतरिम प्रतिकर के बारे में
और एक और धारा 143A जोड़ी गई हैं। दो धाराएं नई 143A और 148, दो धाराएं 2018 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई हैं, जिनमें अंतरिम प्रतिकर के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर आप इस अमेंडमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बताइए, हम इस पर भी वीडियो लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।